जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है कि मोटिवेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट वगैरह के बारे में हमने देखा था, डिफिनेशन वगैरह के बारे में हमने देखा था। आवश्यकता कैसे जो है कि इंसान के लिए मोटिवेशन के रूप में काम करती है, अभिप्रेरणा के रूप में काम करती है, ये भी हमने देखा था। आवश्यकताएं कितने तरह की होती हैं, ये भी हमने प्रॉपर चीज़ें जो है कि देखा था। आज की क्लास में हम उससे आगे देखेंगे। एक क्लास और होगी इसमें, जिसमें आपके पहले जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ना, मोटिवेशन से रिलेटेड, अभिप्रेरणा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पहले पूछे गए हैं, सबको जो है कि उसे देखा जाएगा। ठीक है, तो बिना देर किए आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। सीखने में प्रेरणा का स्थान। सीखने में जो लर्निंग है, लर्निंग में प्रेरणा का स्थान के बात में बात करें तो स्किनर महोदय के अकॉर्डिंग, स्किनर महोदय कहते हैं क्या कि मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग, कि सीखने के लिए जो अभिप्रेरणा है, सीखने का क्या है, राज्य मार्ग है, उसके बिना जो है कि हम लर्निंग का या एजुकेशन की कोई कल्पना नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है। बाल व्यवहार में परिवर्तन। बाल व्यवहार में परिवर्तन, बहुत सारे जो बच्चे हैं, बच्चों के कुछ जो है कि व्यवहार अच्छे होते हैं, कुछ गलत होते हैं, कुछ मिसबिहेव करते हैं, कुछ अच्छा विषय, कुछ बहुत सारे बच्चे उदंड टाइप के होते हैं, बदमाशी टाइप के करते रहते हैं। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो फीचर है बच्चे का एक गुड बिहेवियर है, एक बैड बिहेवियर है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन के कारण जो है कि हम क्या, मोटिवेशन के चलते हम क्या कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बच्चा कोई गलत बिहेवियर शो कर रहा है, कोई जो है कि गलत वर्ड यूज कर रहा है, कोई गलत बिहेवियर शो कर रहा है, कोई गलत वर्क कर रहा है, तो हम उसकी निंदा करेंगे, यानी कि उसको क्या करेंगे, बुराई कहेंगे, है ना। उसको थोड़ा सा जो है कि क्या करेंगे कि नेक्स्ट टाइम क्या, तो फिर देख लेना, अच्छा नहीं होगा तुमको, फिर हम तुमको घूमने लेकर नहीं जाएंगे अब अपने साथ, फिर तुमको हम खिलौने नहीं दिलाएंगे, फिर तुमको हम कपड़े नहीं दिलाएंगे, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा उसके इंटरेस्ट की चीज़ों को रख के हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा डराएंगे। तो इसमें जो है कि क्या होगा, डराएंगे का मतलब ये हो गया कि निगेटिव जो है कि आपका निगेटिव री इन्फोर्समेंट दे रहे हैं, है ना, निगेटिव हम अभिप्रेरणा दे रहे हैं, जिससे बच्चे को लगेगा कि ये चीज़ करेंगे तो हमारे लिए सही नहीं है, हमारे जितने भी बेनिफिट्स हैं, जितने भी फायदे हैं, सब क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, भर्त्सना आदि कृत्रिम प्रेरकों का बुद्धिमानी से प्रयोग करके बालकों के व्यवहार को निर्देशित या परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, बहुत उड़ंद बच्चा है, दिन भर बदमाशी करता है, किसी की बात नहीं सुनता है ना, किसी की बात नहीं सुनता है। तो इस कंडीशन में अगर कोई एक छोटा सा अच्छा जो है कि बिहेवियर शो कर दे, तो उसके लिए हम उसकी प्रशंसा कर दें, शाबाश बोल दें, एक्सलेंट, बहुत अच्छा, वेरी गुड, स्माइली बना के दे दें, थोड़ा सा एक टॉफी दे दिए, चलो आज बहुत अच्छा काम किया, चलो तुमको लेके घूमने चलते हैं, चलो आओ तुमको मार्केट लेके, चलो तुमको मॉल लेके चलते हैं, चलो तुमको बाहर लेके चलते हैं, हाँ चलो तुमको कुछ दिला देते हैं। तो इस तरह की बात करने से जो अच्छे गुण हैं, अच्छे गुणों का विकास होगा। और अगर कोई गलत बिहेवियर, गलत कार्य, मिस वर्ड यूज कर रहा है, तो उसको भर्त्सना करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, उसे डराएंगे, धमकाएंगे थोड़ा सा अपने अलग क्रिएटिव तरीके से, तो बच्चे उसके प्रति हतोत्साहित होंगे। तो इस तरीके से अच्छे बिहेवियर जो है कि क्या होगा, विकसित होगा, जो बैड बिहेवियर है वो विकसित नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक बच्चा है, बच्चा बच्चा ही होता है ना। मान लीजिए एक बच्चा है, मान लीजिए ऐसी घटना हुई है, तब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक टीचर थे, मतलब अभी रिटायर हो गए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में थे तो वो रिटायर हो गए हैं। तो उनके जब प्रीवियस दिनों की वो बात कर रहे थे, जब वो नए नए जो है कि टीचर बने थे, तो प्राइवेट काम करते थे, प्राइवेट जो है कि बच्चों को ट्यूशन वगैरह देते थे। उस समय जो है कि एक एरिया में जो है कि एक बहुत अमीर घर का बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, और वो बच्चा जो है कि किसी टीचर को अपने पास बैठने ही नहीं देता था।
जैसे उसे पता चलता था कि ये टीचर हमको पढ़ाने के लिए आया है, वो उसको भगा देता था। कहीं ना कहीं 2-4 दिन परेशान करता था, परेशान करके भगा देता था उसको। वो बैठने ही नहीं देता था टीचर को अपने पास में। तो पापा ने बताया मेरे कि उन्होंने क्या काम किया। पहले तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा काम कीजिए, अपने बच्चे को ये बोलिएगा ही मत कि कोई टीचर आ रहा है तुमको पढ़ाने के लिए, है ना। कोई भी आपको काम ये काम नहीं करना है कि हाँ हम तुम्हारे लिए नया टीचर न्यू टीचर लेके आ रहे हैं। ये बात अपने बच्चे को बताना ही नहीं है। उसके गार्जियन सेम वैसे ही किए, उसको बताया ही नहीं। उन्होंने बताया कि ये देखो हम एक तुम्हारे दोस्त, एक जो है कि बड़े दोस्त को बुलाए हैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए। तो वो बच्चा खुश हो गया, खुश हो गया। तो अब जो है कि पहले दिन गए, जो है कि मेरे पिताजी पहले दिन गए गए साथ में चॉकलेट लेके गए, और उसके साथ थोड़ा बहुत खेले वोले, खेल खेल में कुछ 2-4 चीज़ें उसे बताए समझाए खेल खेल में। और फिर आते टाइम उसके हाथ में टॉफ़ी पकड़ा दिए, है ना, टॉफ़ी पकड़ा दिए। अब रोज़ यही प्रक्रिया लेके जाते थे, और रोज़ छोटे छोटे उसके लिए टास्क लेके जाते थे कि अगर आज तुम ये काम करोगे ना तो टॉफ़ी देंगे, आज एक जाते टाइम भी देंगे, एक अभी भी देंगे। तो उसे इस तरीके से आदत बनाते 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 उस बच्चे को अपने उस फ्रेंड जो टीचर के रूप में था, जो टीचर था फ्रेंड के रूप में, उसकी हैबिट बन गई। हैबिट बन गई। अगर वो किसी दिन नहीं जाते थे तो पूछता था कि आज मेरे फ्रेंड आए नहीं है खेलने के लिए। उसको पता ही नहीं चला कि वो पढ़ रहा है, उसको ये बात पता ही नहीं चली कि वो पढ़ रहा है। और खेल खेल में सिर्फ एक टॉफ़ी के माध्यम से जो बच्चा किसी भी टीचर को अपने पास बैठने तक नहीं देता था, उसके साथ पढ़ने को तैयार नहीं होता था, वो खेल खेल में एक किसी पर्सन के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, टास्क पूरा करना शुरू कर दिया, और उसका एक जो बैड बिहेवियर था गुड बिहेवियर में कन्वर्ट हो गया। तो यही टीचर का कार्य होता है कि बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझे, और समझ के उसके जो बिहेवियर है उसमें मॉडिफिकेशन करे अपने अकॉर्डिंग। भाई चाइल्ड साइकोलॉजी इसीलिए तो पढ़ाया जाता है, इसी को तो बोला जाता है रीइंफोर्समेंट, इसी को बोला जाता है अभिप्रेरणा। यही चीज तो है। बच्चे का इंटरेस्ट किसने में है? खेलने में है, टीचर में नहीं है। कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हारे साथ खेलते हैं। रीइंफोर्समेंट के तौर पे यूज किया टॉफी यूज किया, शाबाश। थोड़ी सी जो है कि और भी चीजें हैं, बट इस तरीके से चीजों को किया जाता है। चरित्र निर्माण सेम चीजें हैं, वही चीज मैंने बताया। गुड बिहेवियर को प्रमोट कीजिए, बैड बिहेवियर को हटाइए। ध्यान केंद्रित करने में सहायता, ध्यान केंद्रित करने में क्या होगा? सहायता। क्रो एंड क्रो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है के अनुसार शिक्षक बालकों को प्रेरित करके उन्हें अपने ध्यान को पाठ्य विषय पर केंद्रित करने में सहायता दे सकते हैं। जैसे बच्चा कोई टास्क पूरा कर, जैसे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कर रहा है बट बेमन से कर रहा है। और बेमन से करने की वजह से वो कर ही नहीं पा रहा है। सुबह से 2-3 बार ट्राई कर लिया, नहीं कर पाया, बोल पापा नहीं हो रहा है, सर नहीं हो रहा है। वो बार बार उस चीज को बोला जा रहा है। तो आपने क्या किया? अच्छा देखो ऐसा काम करो, अगर तुमने बिना मेरे मदद के, बिना किसी के मदद के, अगर ये प्रॉब्लम जो है कि ये सवाल अगर तुमने सही सही कर लिया, तो अभी के अभी तुम्हें हम क्या करेंगे? चॉकलेट दिलाएंगे, या तुम्हें ले चलेंगे खिलौना दिलाएंगे, या तुम्हें घूमने लेके जाएंगे, या तुमको मॉल लेके जाएंगे, या हम तुम्हें कुछ न कुछ दिलाएंगे। इस तरीके का अगर रीइंफोर्समेंट दिया गया, तो जो बच्चे का अटेंशन जो है कि भंग हो रहा था, इधर उधर फैल रहा था, अब वो बच्चा क्या करेगा? एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, चूंकि उसको एक क्या होगा, एक मोटिवेशन मिला, आउटर एक्सटर्नल मोटिवेशन मिला कि अगर हमने ये टास्क पूरा कर लिया सही सही, तो हमारे गार्जियन या टीचर हमारे साथ ऐसा जो है कि हमारे बेनिफिट के लिए काम करेंगे। तो फुल्ली अटेंशन होकर कार्य करेगा, और ज़्यादातर चांसेस है कि वो क्या कर लेगा? उसे कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। मानसिक विकास में क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रेरक छात्रों को अपनी सीखने की क्रियाओं में प्रोत्साहन देते हैं। अतः शिक्षक प्रेरकों का प्रयोग करके छात्रों को ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस प्रकार वह उन्हें मानसिक विकास में अपूर्व योगदान दे सकते हैं। ठीक है। मानसिक विकास में अपूर्व, भाई सीखेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, वो जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसमें जो है कि ज्ञान अर्जन बढ़ता जाएगा, उसका सारी चीज़ें, मानसिक विकास होगा। सेम टू सेम वही तो चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें डिस्कस करने वाली बात नहीं है।
इंटरेस्ट विकसित होगा। रीइंफोर्समेंट देंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट विकसित होगा। जैसे बच्चे को हमने कहा कि हम आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, हम आपको गिफ्ट दिलाएंगे, हम आपको कपड़े दिलाएंगे, हम आपको चॉकलेट दिलाएंगे, हम आपको जू लेके जाएंगे, हम आपको मेला लेके जाएंगे, हम आपके लिए ये करेंगे। तो ये क्या है, ये बच्चे में इंटरेस्ट पैदा कर रहा है। बच्चे में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट पैदा कर, हालांकि ये आर्टिफिशियल है, एक्सटर्नल मोटिवेशन के थ्रू हो रहा है, बट हो तो रहा है ना। तो इंटरेस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इस प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करता है की कला रखता है। अतः शिक्षक प्रेरणा का प्रयोग करके बालकों में कार्य का या अध्ययन के प्रति रुचि विकसित कर सकता है। इस प्रकार वह उनके ज्ञान प्राप्त करने के कार्य को सरल बना सकता है। चलो भाई, जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं ना, वो इससे ज्यादा बेहतर और सरल तरीके से बता रहा हूं, वो ज्यादा आपके दिमाग में फिट होगा। ठीक है। अनुशासन की भावना का विकास, डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जो है कि क्या है, अनुशासन। अनुशासन, डिसिप्लिन एक तरीके से कहिए यूनिवर्सल लॉ है। क्या है ये, यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ है। डिसिप्लिन क्या है, यूनिवर्सल लॉ है। डिसिप्लिन यूनिवर्सल लॉ, जिसे बैलेंस भी आप बोल सकते हैं, ब्रह्मांड का नियम है, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता है। आज एक आदमी रिक्शे वाला है, आज एक आदमी चाय जो है कि दुकान चलाने वाला है, आज एक आदमी जो है कि अपने लाइफ से जो है कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, आज एक सेलिब्रिटी बना हुआ है, आज एक एक्सपोर्ट में जो है कि स्पोर्ट जो है कि मैन बना हुआ है। कारण क्या है सबके पीछे, आज एक फेल पर्सन है, आज एक सक्सेस पर्सन है। जैसे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, विनोद कांबली। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली में फर्क क्या है, दोनों एक साथ स्पोर्टमैन थे, दोनों एक साथ भारतीय क्रिकेट को क्या किए, ज्वाइन किए एक साथ, दोनों एक साथ जो है खेलना शुरू किए। बल्कि कहा तो यह जाता है कि जो विनोद कांबली है, विनोद कांबली में जो है कि सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा टैलेंट था। बट ये क्या हो गए, ये एक फेल पर्सन हो गए, असफल व्यक्ति हो गए, असफल व्यक्ति हो गए। और ये क्या हो गए, सफल व्यक्ति हो गए, सफल व्यक्ति हो गए। कारण क्या है, डिसिप्लिन। जैसे ही विनोद कांबली का सिलेक्शन हुआ नेशनल टीम में, अपना पार्टी सार्टी दारू ये सारे जितने भी मिसबिहेव हो सकते हैं, मिसहैबिट हो सकते हैं, सबको इन्होंने एडॉप्ट कर लिया। कारण पूरा जो है कि क्या हो गया, लाइफ कैरियर डिस्ट्रॉय हो गया, फेल हो गए। सचिन तेंदुलकर अपने आप को डिसिप्लिन रखे और गॉड ऑफ क्रिकेट बन गए। एक न्यू जनरेशन में भी एक है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिनको बहुत ज़्यादा जो है कि पॉपुलैरिटी मिली थी। अभी उस शख्स का जो है कि नाम मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। शुभम गिल, जैसे शुभम गिल हैं, साथ ही साथ आपके जो है कि जायसवाल हैं और अभिषेक हैं। एक और ऐसे ही ओपनर थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको अब आईपीएल से भी ड्रॉप कर दिया गया है। न्यू जनरेशन, कारण क्या है, डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर, और डिसिप्लिन नहीं है तो फिर सारी चीजों का कोई फायदा नहीं है ना। तो डिसिप्लिन क्या है, मस्ट है। तो डिसिप्लिन की भावना विकास विकसित करने में आपका अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रोल यहां पे निभाएगा। ठीक है।
बात कर रहे थे किसकी? डिसिप्लिन की बात कर रहे थे। डिसिप्लिन एक व्यक्ति को गॉड ऑफ क्रिकेट बना दिया और वही डिसिप्लिन नहीं पाया गया तो एक पर्सन को, विनोद कांबली को क्या किया? फेल स्पोर्टमैन बना दिया। तो वो क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिगम के लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी कार्य को सोच विचार कर करना या एक निश्चित परिणाम तक पहुंचाना ही क्या है? अधिगम है। अच्छा, अधिगम को अलग से देखना है तो इसको छोड़ दो यहाँ पे। गिलफोर्ड के अनुसार सीखना व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है। अब देखिए सीखना क्या है? सब सीखना जो है कि एक अधिक जो है कि अनुभवी व्यक्ति द्वारा एक अपने से निम्न व्यक्ति में, यानी कि कम अनुभवी व्यक्ति में एक अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन ही क्या है? लर्निंग है, सीखना है। ठीक है, इस चीज को यार क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग देखें, ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही क्या है? सीखना है। स्किनर के महोदय के अकॉर्डिंग देखें, स्किनर के अनुसार व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? सीखना बोलते हैं। सीखना। अधिगम निरंतर चलने वाली, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना? चलती रहती है। सीखना क्या है? एक परिवर्तन है। सीखना एक सार्वभौमिक जो है कि थिंग्स है। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्यपूर्ण अर्थात इसके उद्देश्य के अभाव में, उद्देश्य के अभाव में कोई व्यक्ति सीख नहीं सकता। तो सीखना क्या है? लर्निंग क्या है? टारगेट बेस्ड एक्टिविटीज है। टारगेट बेस्ड एक्टिविटीज है ना? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो है सिलेबस बनाती है, उसमें अपना उसका एक उद्देश्य होता है। टीचर पढ़ाता है, क्लास लेता है, क्लास लेने आने से पहले उसका अपना एक उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य से साथ ही जो है कि चलता है। सीखना अनुभवों का क्या है? संगठन है। सीखना नवीन कार्य करना है, नवीन कार्य, क्रिएटिव कार्य करना है। सीखना खोज करना, मार्शल के अनुसार सीखना उस बात को खोजने व जानने का कार्य है जिससे एक व्यक्ति खोजना एवं खोजना व जाना जाता है। ठीक है, चलो ये वैसे ही। अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व। अभिप्रेरणा अध्यापक एवं छात्र दोनों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अधिगम में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिससे छात्रों की कार्यकुशलता में क्या होती है? वृद्धि होती है। अटेंशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, एक्टिविटीज तेज हो जाती है। ये सारा किसका परिणाम है? अधिगम का ही परिणाम है। अभिप्रेरणा छात्रों में उत्सुकता, एक्साइटमेंट और जिज्ञासा उत्पन्न करती है। क्या करती है? जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए तो ये भी होता है कि हम जो है ना कि कुछ चीजें जो है कि जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए टीचर ये भी करता है कि अधूरा ज्ञान, भी देता है। जैसे सीरियल वगैरह है, सीरियल वगैरह के देखेंगे कि जब लास्ट में जब एंड होगा ना सीरियल का, तो वो ला के कहीं सस्पेंस में छोड़ देंगे। सस्पेंस में छोड़ने का कारण क्या है? कि जो हमारा व्यूअर है ना, वो 24 घंटे उसके बारे में सोचता रहे, जिज्ञासा उत्पन्न होगी उससे। जैसे आपकी बाहुबली मूवी है, पहली पार्ट आई, ला के एक क्वेश्चन और सस्पेंस के साथ छोड़ दिया, बाहुबली को किसने मारा, लोगों में पूरी जिज्ञासा फैल गई। अधूरापन एक क्वेश्चन के साथ, सस्पेंस के साथ छोड़ दिया, जिज्ञासा बढ़ गई, है ना, उत्सुकता। यह छात्रों को कार्य करने के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रदान करता है तथा निरंतरता में वृद्धि बनाए रखती है। ठीक है, यह छात्रों की सीखने की अभिरुचि को बढ़ाता है। मोटिवेशन के बारे में बोला जा रहा है सारी चीजें। यह छात्रों में नैतिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ाता है मोटिवेशन के थ्रू। ये सारा घूम फिर के चीजें वही आएंगी, है ना। अच्छे बिहेवियर को क्या करो? प्रमोट करने के लिए प्रोत्साहन दो, पुरस्कार दो, और बैड बिहेवियर, बैड हैबिट्स को हतोत्साहित करने के लिए थोड़ा सा डांट फटकार लगाओ, थोड़ा सा उसे जो है कि चीज़ों जो उसे मिलने वाला है उसे खोने का डर दिखाओ,
है ना, ये चीजें आ जाती है। यह छात्रों को लक्ष्य उन्मुख बनाता है, लक्ष्य उन्मुख बनाता है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल बता दिया आपको। बच्चा था, एक क्वेश्चन कर रहा था, नहीं हो रहा था, अटेंशन नहीं था, ध्यान भटका हुआ था, बोल दिया चलो अभी जो है कि क्वेश्चन करके दिखाओ खुद से, हम अभी के अभी तुम्हें चॉकलेट, अटेंशन आ गया पूरा, है ना, लक्ष्य उन्मुख होगा कि ये क्या करना है, ये सवाल हमें सॉल्व करना है और चॉकलेट लेना है। ठीक है। अधिगम के लिए छात्रों में अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव निम्न विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में उपयोगिता। अधिगम के लिए छात्रों में अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय के उपयोगिता का है। यानी कि ये है कि विद्यालय में जो भी आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों को पढ़ाते समय अगर आप उसकी यूटिलिटी बता दें कि देखो भैया ये आगे चल के तुम्हें ना इस तरीके से फायदा पहुंचाएगा, अगर इस चीज को करते हो तो तुम्हारे घर वाले खुश हो जाएंगे, तुम्हारे फ्रेंड खुश हो जाएंगे, तुम जो है कि तुमको लोग जानने लगेंगे, है ना, तुम्हारे पास पैसा आएगा, एक सिक्योर फ्यूचर होगा, है ना, सारी चीजें ये बता सकते हैं, पावर आएगी। तो ये सारी उपयोगिता अगर हम बताते हैं तो बच्चों में स्वतः ही आंतरिक मोटिवेशन आता है। ठीक है। छात्रों को दिया जाने वाला पुनर्बलन, जिसके अंतर्गत पुरस्कार, दंड, प्रशंसा आदि, निंदा इत्यादि आती है, ये सारी चीजें है, ये सारी चीजें बहुत मैंने आपको बता दी है। ठीक है। छात्रों के मध्य प्रतियोगिता, वाद विवाद, खेल, इससे भी अभिप्रेरणा मिलती है। इससे भी क्या होता है, अभिप्रेरणा मिलता है, इससे अभिप्रेरणा मिलता है, अभिप्रेरणा मिलता है। साथ ही साथ नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है ना, बंधुत्व, सहयोग की भावना, सहयोग की भावना, है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है। ठीक है। शिक्षकों के लिए अभिप्रेरणा का महत्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षकों के लिए भी पढ़ाने की शैली सरल हो, पढ़ाने की शैली क्या हो, सरल हो, सरल होगी तो फिर अच्छा लगेगा, वो छात्रों के लिए भी अच्छा होगा, शिक्षक के लिए भी अच्छा होगा। एक सफल प्रेरक के रूप में स्वयं को छात्रों के समकक्ष प्रस्तुत करना। अगर एक भाई देखो, बहुत सारा टीचर होते हैं, बहुत सारे टीचर ये होते हैं कि वो क्लास में आते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं, निकल जाते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो आने के बाद आपके अंदर फायर लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि अब तो लगे कि बस अब क्या है, बस आप कुछ ना कुछ बोल दे सर, है ना, एक्साइटमेंट आ जाता है, स्वतः ही अंदर क्या होती है, अभिप्रेरणा प्रस्फुटित होने लगती है। विषय वस्तु को व्यवहारिकता के साथ क्या करना, जोड़ देना, और व्यवहारिकता के साथ जोड़ देंगे तब भी आपके अंदर क्या होगा, मोटिवेशन आएगा, और टीचर के अंदर ही मोटिवेशन आएगा। शिक्षक को शिक्षण के लिए एक नवीन दृष्टिकोण और प्रयोग अपनाना, इससे भी मोटिवेशन मिलेगा। पुरस्कार के माध्यम से भी शिक्षकों, देखिए शिक्षकों में भी प्रतिस्पर्धात्मक जो है कि वातावरण, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जो है कि तरह तरह के जो है कि कंपटीशन कराए जाते हैं, प्रमोशन वगैरह की बात की जाती है, प्राइज वगैरह की बात करी जाती है, सैलरी इंक्रीजमेंट की बात की जाती है। तो ये सारी, इस सारे माध्यम से क्या होता है, शिक्षकों को भी अभिप्रेरित किया जाता है। छात्र में जिज्ञासा, उत्सुकता का भाव उत्पन्न करना, है ना, शिक्षकों को उच्च नैतिक मूल्य प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षक की लाइफ जो है ना, शिक्षक की लाइफ अन्य सबके लाइफ से सबसे ज्यादा क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। कारण क्या होता है, आप टीचर हो तो ज्यादातर बच्चे आपको एज ए आइडियल पर्सन जो है कि मानते हैं, एज ए आइडियल पर्सन मानते हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ा बहुत ज्यादा आपकी पर्सनल हो जाती है। थोड़ा सा ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं भी खड़े होकर कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी बैठ रहे हैं, किसी के साथ घूम रहे हैं, किसी के साथ बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पहनावा भी आपका अपना डिसेंट होना चाहिए, लैंग्वेज भी आपकी अपनी डिसेंट होनी चाहिए, थोड़ा सा सोशल मैनेजमेंट आना चाहिए, है ना, कहाँ पे आपको नहीं जाना है, कहाँ पे जाना है। अगर कहीं ऐसे जगह पे आपको आपका विद्यार्थी देख लेता है जहाँ आपको नहीं होना चाहिए, फिर आप जो है कि मजाक का पात्र बन के रह जाएंगे, फिर वो बच्चा आपका रिस्पेक्ट करना छोड़ देगा। वो बहुत सारी चीज़ें होने जो है कि क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो एक शिक्षक जो होता है, शिक्षक की लाइफ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होनी
होना पड़ता है न चाहते हुए भी, ताकि क्योंकि बच्चा उसे आइडियल के रूप में देखता है। ठीक है, आगे शिक्षकों को लोकतांत्रिक मूल्यों को क्या करना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए। लोकतांत्रिक यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए, इस तरह सबको जो है कि एक समान देखना चाहिए, सबसे प्रॉपर जो है कि सबको पूरा मौका देना चाहिए, इस तरह की बातें होनी चाहिए। अध्यापकों को स्वयं अपने कार्यों के प्रति अभिप्रेरित होना चाहिए। अधिगम में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, व्यक्तिगत कारक और पर्यावरणीय कारक। मनोवैज्ञानिकों के अनुसंधान के आधार पर यह बात माना है कि अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तिगत व पर्यावरणीय दोनों कारकों का असाधारण योगदान होता है। इसके बिना अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। इन दोनों कारकों का वर्णन आगे दे रखा है। व्यक्तिगत कारक, शारीरिक व मानसिक दशाएं। एक टीचर बहुत अच्छा है, वेल मैनर्ड है, लुकिंग उसकी अच्छी है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर अच्छा है ना, और अट्रैक्टिव है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है कि क्या होंगे, इंटरेस्ट लेंगे टीचिंग में। ठीक है, एक टीचर की मनोदशा अच्छा है, मनोदशा अच्छी है, तो वो कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरलता से, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाएगा, तो बच्चा क्या होगा, बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक समझेगा। पता चला खुद ही टीचर जो है घर से बीवी से लड़के आ रहा है, फ्रस्ट्रेट है, आगे क्लास में फिर उल्टा सीधा बोलना शुरू करेगा, अपने घर का गुस्सा बच्चों पे निकालना शुरू करेगा, फ्रस्ट्रेशन। एग्जाम में अगर कॉपी चेक में गया है, कॉपी चेक करने गया है, घर से लड़के आया है, वो जो कॉपी आई उस पर सारा गुस्सा निकलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो टीचर है, टीचर की जो मनोदशा है, उसका बच्चों के जो क्लास है, क्लास की टीचिंग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो शारीरिक जो है कि आपकी क्षमता और मानसिक दशा का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कि आपके क्लास में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं बुद्धि का, इंटेलिजेंस। बहुत बार क्या होता है कि टीचर जो है कि क्लास में फंस जाता है, हालांकि जनरली ऐसा होता नहीं है, टीचर जो है कि वेल प्रिपेयर्ड होकर क्लास में आता है, इसके बावजूद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी चीज़ में बच्चा, टीचर कंफ्यूज हो जाता है या फंस जाता है, तब वहाँ पे अब बच्चे, जो टीचर है उसकी इंटेलिजेंस, उसकी जो आपकी आईक्यू है, वो अब उसका जो है कि वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आता है कि उस चीज़ को कैसे जो है कि क्या करे, मैनेज करे। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसी में से 4 बच्चों से पूछा, चलो भाई बताओ, इसने जो ये जो सवाल पूछ रहा है इसमें से किसको किसको पता है। 4 लोग हाथ खड़ा किया, अच्छा 4 लोग बताए, चलो भाई ये इसने जो बताया दूसरे से पूछ, एक ने दूसरा बताया, फिर दूसरे से पूछा, अच्छा बताओ किसकी सही है, वो सही बोल रहा है कि नहीं सही बोल रहा है। तो इस तरीके से जो है कि दिमाग का यूज करके बहुत जो है क्रिटिकल सिचुएशन से भी क्लास को बहुत ही ईजिली जो है कि लेके जाया जा सकता है। बच्चा जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि क्लास में शोर मचा रहा है, हुड़दंगई कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, इस कंडीशन में कोशिश ये कीजिए कि बच्चे का जो है कि इंटरेस्ट जान के हम उसे कोई क्रिएटिव वर्क दे दें, ताकि बच्चा क्या रहे, उसी में उलझा रहे, है ना, उसी में उलझा रहे, बदमाशी करने का उसे मौका ही न मिले। तो ये इंटेलिजेंस का जो है कि पार्ट, यानी बुद्धि के जो है कि यूज की जो है कि बात आ जाती है। डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन की शुरुआत छात्र जीवन से ही हो जाती है। यदि छात्र अनुशासित होंगे तो वो पढ़ाई के प्रति भी संवेदनशील होंगे और अपना प्रत्येक कार्य सही से करेंगे, नियमित रूप से अनुरूप करेंगे। अनुशासित छात्र विद्यालय का कार्य, होमवर्क तथा अन्य कार्यों के प्रति सजग होते हैं। अनुशासन क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अनुशासन के बारे में बहुत डिटेल से मैंने आपको बता रखा है। चलो तब यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। पाठ्यक्रम की व्यवस्था, पाठ्यक्रम, अरेंजमेंट ऑफ करिकुलम, जो कि आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं, जैसे लेसन है, कोई चैप्टर है, कोई चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, तो उसको इतना बेहतरीन तरीके से प्लानिंग कीजिए, इतना बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन कीजिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। अदर सब्जेक्ट से जोड़िए और परिवेश से जोड़िए, इन्वायरमेंट नहीं, परिवेश से जोड़िए। परिवेश का मतलब ये हो गया कि अगर आप बिहार में पढ़ा रहे हैं तो बिहार के परिवेश से जुड़िए। क्यों? क्योंकि बच्चा बिहार के परिवेश से ज्यादा यूज टू है, तो वो ज्यादा समझ में आएगा।
पढ़ा रहे हैं बिहार में और बात कर रहे हैं कहाँ पे, असम की, तो बच्चा कंफ्यूज होगा, समस्या होगी, है ना। तो कोशिश ये की जाती है कि हम जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं के परिवेश से कनेक्ट करके यूज बच्चे को क्या करें, चीजों को बताएं। ध्यान, अटेंस, कंसंट्रेशन, बालकों को अध्ययन के दौरान ध्यान केंद्रित करके पढ़ाना चाहिए ताकि पढ़ाई हुई विषय वस्तु याद रखे। ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या करेंगे, कुछ शब्दों का ऐसा यूज करो। देखो अगर छोटा क्लास है, 10-20 अगर बच्चों का क्लास है तब तो ठीक है, एक एक बच्चे तक पहुंच हो सकती है, उसको अटेंशन ग्रैब करने में आपको सहायता मिल सकती है। लेकिन मान लीजिए बड़ा क्लास है, 500 बच्चे, जैसे कॉम्पिटेटिव क्लास है, 500 बच्चे बैठे हुए, 250-300 बच्चे, 100 कैसे 50 का बात है, हर एक के फेस टू फेस आई कांटेक्ट करके तो बात कर नहीं सकते आप। तो वहां पे होता है कि कुछ ऐसे शब्दावली यूज करें कि सबका अटेंशन आ जाए। उनके इंटरेस्ट की चीजें हैं, लव की बात कर लो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा जो है कि सेक्स वगैरह की बातें कर लो, थोड़ी जो करंट जो है कि प्रॉब्लम्स चल रही है उनकी बातें कर लो, तो वो तुरंत जो है कि अटेंशन उनका क्या होता है, आ जाता है। अच्छा इसकी बात हो रही, हमारे इंटरेस्ट की चीज है, सबका अटेंशन हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द, फनी शब्द जो है कि यूज करो, तुरंत अटेंशन क्या होता है, सीकिंग हो जाता है। तो इसके माध्यम से अटेंशन लिया जाता है। योग्यता, क्षमता, बालकों को अपनी क्षमता के अनुरूप अध्ययन करना चाहिए, यानी कि बच्चे की जो क्षमता है, जो इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे क्लास देना चाहिए। कोशिश ये करना, अब बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और है, आप कुछ और दे रहे हो, तो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज को आपको, पर्यावरणीय कारक, इसे पर्यावरणीय कारक से मतलब ज्यादा है परिवेश, परिवेश से है। पर्यावरण का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया में आपका परिवेश का अधिक महत्वपूर्ण होता है। सहयोगात्मक अध्ययन, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित कर। सहयोगात्मक मतलब कि सहयोग करने वाला, जैसे माता पिता सहयोग करने वाले हैं, भाई बहन सहयोग करने वाले हैं, सहपाठी आपका क्या है, सहयोग करने वाला है। तो इसमें आपकी जो लर्निंग होती है वो बेटर होती है, जबकि आप अकेले करते हैं उससे की तुलना में बहुत अच्छी होती है। यदि किसी कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं तो कमजोर छात्र भी उनसे प्रेरित होकर पहले की तुलना में अधिक मेहनत करेंगे, ठीक है। और अगर कम जागरूक छात्र हैं तो फिर दिक्कत होगी। वंशानुक्रम, हेरिडिटी भी बहुत ज्यादा क्या होता है, इससे भी प्रभाव पड़ता है बच्चे के जो है कि मानसिकता पे। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो उनका बच्चा जो है कि बच्चे में जो है कि पढ़ने के प्रति जागरूकता ज़्यादा होगी। हालांकि ये 70-30 का मैटर होता है, 70-30 का मैटर होता है जेनेटिक में, है ना, सही चीज़ें होती है। कक्षा का परिवेश, ऑलरेडी बात किए कि कक्षा का परिवेश, बात का अगर बच्चे जो है कि एक जैसे दिखने वाले हैं, उसमें ज़्यादा जो है कि प्रभावी बच्चे हैं, ज़्यादा जागरूक बच्चे हैं, पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, तो कुछ कम जागरूक और कम जो है कि इंटरेस्टेड बच्चे हैं, वो भी धीरे 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 उनको देख करके, उनके परफॉर्मेंस और उनके रिजल्ट को देख करके वो भी क्या होते हैं, इंटरेस्ट उनमें भी आने लगता है। पूरी क्लास जो है कि एक तरीके से जो आपकी टीचिंग की मेन स्ट्रीम है उससे कनेक्टेड हो जाती है। आगे देखते हैं, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण, है ना, जिसको परिवेश बोलते हैं, परिवेश, जिसको सामान्य भाषा में माहौल बोलते हैं। माहौल चेंज करो। माता पिता, देखो बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे जो माता पिता होते हैं, वो गांव छोड़ के शहर में जाते हैं, अपना घर द्वार जमीन जायदाद छोड़ के शहर में जाते हैं कि वहां 2 रोटी कमाएंगे और खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। कारण क्या है, माना यह जाता है कि शहरों में पढ़ाई का जो माहौल है गांवों की तुलना में अच्छा है, अच्छा है। बहुत बार आप किसी बाहर रहने वाले व्यक्ति से बात कर लो कि भैया आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, 20,000 की नौकरी करो, बीवी बच्चे लेके रखे हुए हो, एक पैसा बचता नहीं है, लाइफ भी अच्छी चल नहीं रही है, बहुत सारी डिफिकल्टी आ रही है, ना तो बच्चों की, ना तो खान पान सही से हो पा रहा है, ना कपड़ा लत्ता सही से हो पा रहा है, 4 पैसा सही से बचा भी नहीं पा रहे हो। तो व्यक्ति बोलता है कि आपकी बात तो सही है, अगर हम गांव में चले जाएं तो लाइफ हमारी बेटर देन सिटी हो जाएगी,
बट बात यह है कि अब वो एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पाएगा। तो हम शहर में सिर्फ इसलिए रह रहे हैं बच्चों को लेके ताकि एक अच्छी शिक्षा मिल जाए। तो ये माहौल और परिवेश का क्या होता है, फर्क होता है। कल्चरल और सामाजिक जो है कि विविधता के कारण जो है कि बच्चों पे मानसिक प्रभाव अलग अलग पड़ता है, उनकी शिक्षा क्या होती है, प्रभावित होती है। यही बात यहाँ पे पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। आगे देखते हैं, स्वस्थ प्रतियोगिता बच्चों के बीच में। एक बहुत ही मैंने मूवी देखी और उस मूवी में जो है कि एक कर्नल रहते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है मूवी का। कर्नल रहते हैं, उनका एक बेटा है, उन्हें जो है कि इंटेलिजेंस में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग देते हैं और उसके ट्रेनिंग देने के तहत वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रोत्साहन नहीं मिलता, यानी उसमें प्रोग्रेस नहीं मिलता है। सडनली उनको एक दूसरा गरीब घर का बच्चा मिलता है, बट उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी मानसिकता और उसकी आईक्यू बहुत तगड़ा होता है, वो भी इंटेलिजेंस में जाना चाहता है। तो वो कहते हैं कि सोचते हैं कि यार ये बच्चा जो है कि आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर पा रहा है, इसके पास संसाधन नहीं है, तो हम इसे ट्रेनिंग करेंगे और अपने बच्चे को, उसको दोनों को साथ जो है कि अब ट्रेनिंग कराने लगते हैं। दोनों में कंपटीशन होने लगता है। तो उनके बच्चा जो अभी तक परफॉर्मेंस उसका बेटर नहीं हो पा रहा था, वो भी जो है कि परफॉर्मेंस बेटर होते जाता है। दूसरा बच्चा है, उसका भी परफॉर्मेंस बेटर होता जाता है। कारण क्या है, प्रतियोगिता, कंपटीशन। अब दोनों के बीच में कंपटीशन है, ये काम को हम बेहतर तरीके से करेंगे, इस काम को हम जल्दी करेंगे, है ना। तो ये कंपटीशन के माहौल से क्या होता है, बच्चों में स्वस्थ कंपटीशन कराया जाए तो स्वस्थ कंपटीशन कराने से जो है कि उनका विकास और लर्निंग अच्छी होती है, क्योंकि उससे क्या होता है, उनमें अभिप्रेरणा मिलता है। ठीक है, अभ्यास व परिणाम पर बल। अभ्यास व परिणाम पे बल। शिक्षक को शिक्षण के दौरान बालकों को बताना चाहिए कि पढ़े हुए अध्याय को बार बार पढ़ना चाहिए ताकि इसे लंबे समय तक याद रखा जा सके। समय की प्रवीणता व अभिमुखी लक्ष्यों पर बल देकर अधिगम को सार्थक बनाया जा सकता है। समूह अध्ययन। बालकों को संवेदनशील छात्रों का एक समूह बनाकर अध्ययन करना चाहिए ताकि विषय वस्तु से संबंधित कुछ समस्या का समाधान समूह के माध्यम से निकाला जा सके। अब जैसे एक ग्रुप बना के स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो अगर आप एक ग्रुप बना के स्टडी कर रहे हैं, एक ग्रुप बना के स्टडी कर रहे हैं, तो ग्रुप बना के स्टडी करने में अगर 5 लोग हैं, तो 5 लोग हैं तो एक ही टॉपिक पे अगर बात कर रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो 5 लोग अलग अलग रिसोर्सेस से अलग अलग मैटर लेके आएंगे, अलग अलग उनका अप्रोच होगा, और जब पूरा रिसर्च करके 5 लोग मैटर लेके आएंगे और 5 लोग अपनी अपनी बात डिस्कस करके एक रखेंगे, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है कि एक नेचर निकल के निकलेगा, और वहाँ पे जो एक स्टडी होगी वो ज़्यादा क्या होगा, बेटर और अच्छा होगा, और ये सबके लिए क्या होगा, प्रोग्रेसिव होगा। साथ ही साथ कम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक अपने अपने लेवल पे अलग अलग एफर्ट किए तो अलग अलग उसका क्या होगा, परिणाम होगा। तो अलग अलग परिणाम के तहत जो है कि ये बातें निकल के आएंगी। कम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट लेके आया जाएगा, किसके द्वारा, ग्रुप स्टडी के द्वारा। तो ये आज की क्लास खत्म हो गई। ये अभिप्रेरणा का जो है कि लास्ट क्लास था। इसके बाद जो है कि एक क्लास जो है कि और आएगा अभिप्रेरणा का, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से जो है कि प्रश्न पूछे गए हैं अभिप्रेरणा पर आधारित, और उसके बारे में पूरा डिटेल से देखा जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।